जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार यूलर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का लेक्चर नंबर 2 देखते हैं। जैसा कि आप लोग लेक्चर नंबर 1 में बहुत सारी चीज़ों को जान चुके हैं, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं और लेक्चर नंबर 2 को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आइए समय को वेस्ट ना करते हुए एक एक टॉपिक को समझते हैं। आइए लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल शायरी देख लेते हैं। ए मंजिल तुम्हें कैसे छोड़ दूं, ए मंजिल तुम्हें कैसे छोड़ दूं, तू मेरी माँ का ख्वाब है। ए मंजिल तुम्हें कैसे छोड़ दूं, तू मेरी माँ का ख्वाब है। मैं अपनी माँ के ख्वाबों को कैसे तोड़ दूं, मैं अपनी माँ की ख्वाबों को कैसे तोड़ दूं। मेरी माँ को घर पर मेरी जीत का इंतज़ार है, मेरी जीत का इंतज़ार है। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा प्रतिबिंब। आइए समझते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एस लग गया है इमेज में। ठीक है, किसी वस्तु से निकली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से बातों को समझिएगा। किसी वस्तु से निकली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। मान लीजिए कि एक वस्तु है। कोई वस्तु हमें कब दिखाई देता है? जब उसका प्रतिबिंब हमारे आंखों में बनता है। और प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो जब उस वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती है और प्रकाश की किरणों के निकलने के बाद से हमारे आंखों में क्या होता है? तो लेंस होता है। उस लेंस से अपवर्तन होता है किरणों का और उसके बाद से उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों के अंदर बनता है, तब वह वस्तु हमें दिखाई देती है। या आप देखते हैं दर्पण के पीछे आपके घर में जो ऐनक का उपयोग किया जाता है, उसके अगर आप सामने खड़े होते हैं तो उसके पीछे आपका इमेज दिखाई देता है। वो कैसे बनता है? तो आपके शरीर से प्रकाश की किरणें निकलती है। जैसे कि हम आप लोगों को बताए थे अदीप्त पदार्थ में कि सभी वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती है। और इस आधार पे हम लोग पढ़े थे कि वस्तु दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आत्मदीप्त और एक होते हैं अदीप्त होते हैं, अदीप्त पदार्थ होते हैं। दोनों में फर्क ये है कि आत्मदीप्त पदार्थ के पास अपना प्रकाश होता है और अदीप्त के जो पास जो प्रकाश होता है वो आत्मदीप्त का जो अपना प्रकाश होता है उसी को ये क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। लेकिन प्रकाश दोनों से निकलती है। अगर किसी वस्तु से प्रकाश नहीं निकलेगी तो वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा। तो किसी भी वस्तु का अगर इमेज बनता है तो या तो अपवर्तन के बाद उसे जो किरणें निकलती है उस किरणों के अपवर्तन होगा या परावर्तन होगा, तभी जाकर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। तो अगर हमारी आंखों के अंदर हम बात करें, किसी वस्तु को हम देखते हैं तो उसका इमेज हमारे आंखों के अंदर बनती है, तो वहां पे क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। उस लेंस से जो
वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती है, उस लेंस से अपवर्तन होता है, तब जाकर उसका प्रतिबिंब हमारे आंखों के अंदर बनता है। लेकिन अगर हम वहीं दर्पण की बात करें तो अगर दर्पण के सामने यहाँ वस्तु रखे हैं तो इस वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती है और दर्पण से इसका परावर्तन होता है, तब जाकर इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी वस्तु से निकली प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से निकली प्रकाश के किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है प्रतिबिंब के प्रकार। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज बोलते हैं। क्या कहेंगे? किसी वस्तु से निकली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से बातों को समझिएगा। किसी वस्तु से निकली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ में नहीं आ रही है? देखिए, मान लीजिए कि यहां पे कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, ठीक है। अगर इस वस्तु से, इस व्यक्ति के शरीर से प्रकाश की किरणें निकल रही है तो दो तरीका होता है। किरणें जो होती है, इस वस्तु से जब किरणें निकलती है तो अपवर्तन के बाद कुछ कंडीशन में ये एक दूसरे को डायरेक्ट रूप से क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। और एक ऐसा कंडीशन आता है जिसमें डायरेक्ट रूप से प्रतिच्छेद नहीं करती है, बल्कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। अभी हम लोग आगे जैसे ही पढ़ेंगे इमेज का बनना दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में पढ़ेंगे तो ये बात और जाकर आपको क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो अभी इतना समझिए कि जब प्रकाश की किरणें का अपवर्तन हो या परावर्तन हो, अगर किसी वस्तु से निकल रही है और उसका अपवर्तन या परावर्तन के बाद किरणें डायरेक्ट रूप से एक दूसरे को काट रही है, तो हम कहेंगे यहां पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, रियल इमेज बनेगा। ठीक है। अगर हम बात करें काल्पनिक प्रतिबिंब की, काल्पनिक प्रतिबिंब तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। समझिएगा डिफिनीशन को। किसी वस्तु से, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा, वास्तु हो गया, वस्तु होगा, क्या होगा? वस्तु। किसी वस्तु से निकली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी प्रकाश सोर्स से या किसी बिंदु वस्तु से, आप बोल सकते हो किसी बिंदु वस्तु से या किसी वस्तु से निकली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, याद रखिएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। अगर हम बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है ये हमेशा उल्टा होती है, और अगर हम बात करें
काल्पनिक प्रतिबिंब की, तो ये हमेशा क्या होती है, सीधा होती है। ये भी आपको याद रखना है। आइए इसके अंतर पढ़ते हैं, फिर उसमें हम ये सारी बातों को क्या करेंगे, समझा देंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है, आइए एक एक करके देखते हैं। इधर है आपका रियल इमेज और इधर क्या है, वर्चुअल, यानी वास्तविक प्रतिबिंब और इधर काल्पनिक प्रतिबिंब। एक नंबर अंतर क्या है, यहां समझेंगे। यह किरणों के वास्तविक कटान बिंदु से बनता है। यह किरणों के वास्तविक, यानी किरणें डायरेक्ट रूप से जब क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो इस बिंदु पे क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहां लिखा गया है कि यह किरणों के काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है, यानी जब किरणें डायरेक्ट रूप से नहीं बल्कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए प्रतीत होती है, तो वहां पे क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए 2 नंबर की अगर हम बात करें तो कहेंगे यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनती है, यानी आपका जो रियल इमेज है यह हमेशा क्या बनता है, तो यह हमेशा बनता है उल्टा। अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज की, तो यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अगर हम बात करें रियल इमेज की, तो इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। रियल इमेज को, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। अगर हम बात करें काल्पनिक प्रतिबिंब की, तो इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। अगर हम बात करें रियल इमेज की, तो यह दर्पण के सामने बनता है और यह दर्पण के पीछे बनता है। इसीलिए दर्पण के पीछे बनने के चलते इसे हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, और ये सामने बनता है इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्दे पर उतार सकते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला जो टॉपिक है वह है प्रतिबिंब का, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, प्रतिबिंब का विपरिवर्तन। प्रतिबिंब का विपरिवर्तन, इन्वर्सन ऑफ लाइट। इन्वर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, आइए समझते हैं। वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, जिसके फलस्वरूप वस्तु का ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचले भाग में तथा निचले भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में दिखाई देता है, विपरिवर्तन कहलाता है। आ रही बात समझ में? प्रतिबिंब का विपरिवर्तन जो है एक प्रकार की घटना है। इस घटना में होता क्या है, इस घटना में होता क्या है, तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पे घूम जाता है, और 180 डिग्री के कोण पे घूमने के कारण ऊपरी हिस्सा का जो प्रतिबिंब होता है, ऊपरी भाग का जो प्रतिबिंब होता है निचले भाग में, और निचले भाग का जो प्रतिबिंब होता है ऊपरी भाग में दिखाई देता है। तो इसी घटना को हम लोग प्रतिबिंब का विपरिवर्तन कहते हैं। आइए समझते हैं एक फिगर के माध्यम से।
ध्यान दीजिएगा, जब भी विपरिवर्तन की घटना होती है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक P हम बनाए हैं ऐसे सीधा है, और यहाँ पे जब विपरिवर्तन की घटना होती है तो ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी आप देख सकते हो कि इसकी ऊपरी भाग का जो प्रतिबिंब है अब कहाँ बन रहा है, निचले भाग में, और निचले भाग का जो प्रतिबिंब है कहाँ बन रहा है, ऊपरी भाग में बन रहा है। आ रही बात समझ में? तो जब किसी प्रतिबिंब का ऊपरी भाग का हिस्सा निचले भाग में और निचले भाग का हिस्सा ऊपरी भाग में दिखाई दे तो यह जो घटना होता है प्रतिबिंब का विपरिवर्तन कहलाता है। बात समझ में आ रही है? फिर से समझिएगा, वह घटना जिसके फलस्वरूप किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। अगर आप इसको 180 डिग्री के कोण पे घुमाइएगा तो ये देखिए कुछ यहां से आकर ऐसे बनेगा। बात समझ में आ रहा है? इसको 180 डिग्री के कोण पे घुमाइएगा तो कुछ ऐसे बनेगा। तो ऊपरी हिस्सा का प्रतिबिंब, ऊपरी हिस्सा जो होता है निचले भाग में और निचला भाग जो होता है ऊपरी भाग में दिखाई देने लगता है, तो यही घटना क्या कहलाता है, प्रतिबिंब का विपरिवर्तन कहलाता है। आइए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है प्रतिबिंब का पार्श्व विपरिवर्तन। लिख सकते हो प्रतिबिंब का पार्श्व विपरिवर्तन, लेटरल इन्वर्सन ऑफ लाइट। इसमें जोड़ सकते हो ऑफ लाइट, लेटरल इन्वर्सन ऑफ लाइट। कह सकते हैं कि वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष यानी वर्टिकल एक्सिस के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, जिसके फलस्वरूप वस्तु का दाएं भाग का प्रतिबिंब बाएं भाग में तथा बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में दिखाई देता है, पार्श्व विपरिवर्तन कहलाता है। पार्श्व विपरिवर्तन क्या है? तो यह भी एक प्रकार की घटना है। इस घटना में होता क्या है कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पे घूम जाता है, जिसके फलस्वरूप दाएं भाग का प्रतिबिंब बाएं भाग में और बाएं भाग का प्रतिबिंब क्या होता है, दाएं भाग में दिखाई देता है। आइए समझते हैं। यहां पे हम लोग दो उदग्र अक्ष खींच लेते हैं, वर्टिकल एक्सिस। चलिए यहां पे हम क्या बना दे रहे हैं, एक फिगर बना रहे हैं। अब ये जब प्रतिबिंब 180 डिग्री के, यहां ध्यान दीजिएगा, मूव करेगा तो कुछ ये ऐसा दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो कि यहां इधर देखिए बाएं भाग का दाएं भाग में और दाएं भाग का कहां चला गया, बाएं भाग में। अगर ऐसे हम खड़े तो ये हमारा दाएं हुआ और ये बाएं हुआ। तो बाएं का देखिए ये जो बायां है इधर दायां में चला गया और जो इधर दायां था वो कहां चला गया, इधर बाएं में आ गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब का पार्श्व विपरिवर्तन जो है एक प्रकार की घटना है। इस घटना में होता क्या है, तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पे घूम जाता है, जिसके फलस्वरूप दाएं भाग का प्रतिबिंब बाएं भाग में और बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में दिखाई देता है। तो यही जो घटना होता है वो क्या कहलाता है, पार्श्व विपरिवर्तन कहलाता है। आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है वो है दर्पण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं
मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। आइए, मिरर तो सभी को पता होगा, एक ऐसा चिकनी चमकीली सतह जो प्रकाश के अधिकांश भाग को नियमित रूप से परावर्तित करती है तथा उसका सतह रजतित सिल्वर्ड हो दर्पण कहलाता है। देखिए यहां पे एक वर्ड का प्रयोग किया गया है, रजतित। रजतित का अर्थ क्या होता है पहले जान लीजिए। क्योंकि आप लोग को हम पीछे बताए थे कि सबसे कोई अच्छा परावर्तक कोई पदार्थ होता है, परावर्तक सतह होता है किसी पदार्थ का, तो होता है चांदी का होता है। किसका होता है? चांदी। यानी चांदी का जो सतह होता है वो प्रकाश का सबसे अच्छा क्या माना जाता है? परावर्तक सतह माना जाता है। ठीक है ना? तो यहां पे इसी तरह की अगर कोई सतह है तो हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कि वह दर्पण है। तो यहां लिखा गया है एक ऐसा चिकनी या चमकीली सतह जो प्रकाश के अधिकांश भाग को नियमित रूप से परावर्तित करती है। क्या करती है? नियमित रूप से परावर्तित करती है तथा उसका सतह जो है रजतित यानी सिल्वर्ड हो दर्पण कहलाता है। या साधारण भाषा में कह सकते हैं कि जब हम लोग कांच के दूसरे साइड में कलई कर देते हैं, जैसे आपका कांच है और इसके दूसरे साइड में हम लोग क्या करते हैं? कलई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? दर्पण। और दूसरे साइड में कलई करने का अर्थ यही है, उसको हम लोग क्या करते हैं? रजतित करते हैं। यानी सिल्वर के सतह के समान हम यहाँ पे क्या बनाते हैं? सतह को बनाते हैं। आ रही बात समझ में? या कह सकते हैं साधारण भाषा में एक ऐसा चमकीला सतह जो प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर दे, दर्पण कहलाता है। ठीक है? कहा जा रहा है दर्पण के प्रकार। हम लोग यहाँ पे मुख्य रूप से, ठीक है ना, वैसे दर्पण पढ़ेंगे जैसे आपके घरों में जो ऐनक उपयोग हो रहा है उसी टाइप के क्या करेंगे? ऐनक के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे दर्पण के रूप में। दर्पण के प्रकार, ठीक है? दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे एक नोट लिख सकते हैं, यहाँ पे एक आप नोट लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपको पीछे भी बताए थे कि हम लोग परावर्तक के रूप में इस चैप्टर में, ठीक है ना, कांच का बना हुआ दर्पण का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। पीछे बताए थे, नहीं बताए तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग कांच का बना हुआ जो दर्पण होता है, कांच के एक साइड कलई करके बनाया गया था, उसी का हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे उपयोग करेंगे। ठीक है? क्योंकि अब चांदी बहुत महंगा होता है, ठीक है ना, तो चांदी का तो हम लोग उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है? आइए समझते हैं दर्पण के प्रकार। टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है समतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। दूसरा होता है गोलीय दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। और तीसरा होता है परवलयिक दर्पण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोलिक मिरर बोलते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, दूसरा होता है गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, और तीसरा होता है परवलयिक दर्पण पैराबोलिक मिरर। यहाँ पे हम लोग मुख्य रूप से गोलीय दर्पण के बारे में अधिक पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो आइए एक एक करके तीनों के बारे में समझते हैं। ठीक है? तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। आप अपने घरों में ऐनक के रूप में जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वही क्या होता है? समतल दर्पण होता है। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे समतल दर्पण को एक सीधी लाइन से दर्शाएंगे और इसके नीचे कुछ इस तरीके से करेंगे और इसको बोलते हैं कलई करना। क्या बोलते हैं? कलई करना। लीजिए,
तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, दर्पण यानी मिरर कहेंगे। आ रही बात समझ में? सीधा नहीं दिख रहा है? फिर से बना दे रहे हैं अलग कलर से। देखिए, समतल दर्पण को हम लोग, ठीक है ना, एक सीधी लाइन खींचेंगे और उसके नीचे कुछ ऐसे डिजाइनिंग करेंगे और यही किसको दर्शाएगा, समतल दर्पण को। ठीक है, यही आपका समतल दर्पण, इसी को बोलेंगे प्लेन मिरर। ठीक है, अब घर पे कैसा होता है, आप लोग ऐनक देख सकते हो, ठीक है ना, वही क्या होता है आपका समतल दर्पण होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये कह सकते हैं कि समतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, प्लेन होता है, समतल होता है। दूसरा जो दर्पण का प्रकार है वो है गोलीय दर्पण। इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे। ठीक है ना, गोलीय दर्पण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं, एस्फेरिकल मिरर। कहेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। आगे लिखा गया है कि गोलीय दर्पण एक बहुत बड़े गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण जो होता है एक बहुत बड़े गोले का भाग होता है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए यहां पे हम दो गोला बना दे रहे हैं। ठीक है, एक और गोला बना दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको साइड से समझिए हम काट ले रहे हैं। ठीक है ना, और उसको एक साइड से कलई कर दे रहे हैं। थोड़ा अलग कलर का यूज करते हैं। एक बहुत बड़ा खोखला गोला है। ये किससे बना हुआ है, कांच का बना हुआ है। ठीक है ना, अब इसको हम यहां से क्या करते हैं, यहां से इसको क्या कर लेते हैं, यहां से इसको कट कर देते हैं। और कट करने के बाद क्या करते हैं, इसके एक सतह को कलई कर देते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके का ये आकृति बनेगा, कुछ इस तरीके के। तो इसी को हम लोग कहेंगे गोलीय दर्पण। या अगर इधर से हम इसको कट करेंगे, इधर से कट करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा इसकी आकृति। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे कि ये आपका क्या है, गोलीय दर्पण है। क्या है, गोलीय दर्पण। तो आ रही बात समझ में? क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण एक बहुत बड़े खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है ना, तो कह सकते हैं एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है ना, और फिर कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण एक बहुत बड़े खोखले का क्या होता है, खोखले गोले का भाग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण के प्रकार। क्या है, गोलीय दर्पण के प्रकार। टाइप्स ऑफ एस्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ एस्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एस्फेरिकल मिरर जो होता है कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के होता है। एक होता है आपका उत्तल दर्पण और दूसरा जो होता है वो होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं
कन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। दोनों का डिफिनेशन देखते हैं। तो उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरी रहती है तथा धंसे हुए भाग पर कलई की रहती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। फिर से बात को समझिएगा। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरी रहती है, परावर्तक सतह उभरी रहती है तथा धंसे हुए भाग पर कलई की रहती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अगर हम अवतल की बात करें तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसी हुई रहती है तथा उभरे हुए भाग पर कलई की रहती है, अवतल दर्पण कहलाता है। नहीं समझ में आ रहा है? फिगर देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, लीजिए यहां पे एक बहुत बड़े गोले का हम क्या कर लेते हैं, भाग बना लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको अंदर से कलई कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसको हम डॉट डॉट से करें ऐसे, तो ऐसे एक गोला बन जाएगा। ठीक है, ऐसे गोला बन जाएगा। इसको भी करेंगे तो गोला बन जाएगा, लेकिन हम बनाएंगे नहीं, उसको भी अभी मिटाएंगे। ठीक है, समझिएगा। तो सबसे पहले एक गोले का भाग है, ठीक है ना, इसका परावर्तक सतह क्या है, परावर्तक सतह गोलीय है, तो ये दोनों क्या है, गोलीय दर्पण है। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में कहा जा रहा है वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ इसका परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है, और धंसे हुए भाग पर क्या किया गया है, कलई किया गया। तो आपको कहीं भी ऐसा दर्पण दिखेगा तो आप क्या कहिएगा कि ये आपका जो है, ये है उत्तल दर्पण। क्या है, उत्तल दर्पण। ठीक है, जैसे आप साइड मिरर के रूप में जितने भी दर्पण को देखते हैं वे सारे के सारे क्या होते हैं, उत्तल दर्पण ही होते हैं। चाहे बाइक में हो, चाहे कार में हो, ठीक है, चाहे ट्रक में हो, जो भी साइड मिरर होते हैं सारे के सारे कुछ इसी तरीके के उत्तल दर्पण से बने होते हैं। ठीक है, यहां अगर बात करें अवतल दर्पण की, तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसी रहती है तथा उभरे हुए भाग पर कलई की रहती है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो आप देख सकते हो कि इसका परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है, और उभरे हुए भाग पर क्या किया गया है, कलई किया गया है। इस दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे कि ये आपका है अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण। आ रही बात समझ में? तो हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक है ना, क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। या आगे हम लोग अभी इसका उपयोग पढ़ेंगे, दोनों का उपयोग बताएंगे। ठीक है ना, एक एक बता दिए कि इसका साइड मिरर में आप देखिएगा जो दर्पण होता है उत्तल होता है, और दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण का उपयोग करते हैं वो क्या होते हैं, अवतल होता है। ठीक है, आइए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक जो आपका होगा, एक जान लीजिए। ठीक है, परवलयिक दर्पण। क्या, परवलयिक दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पैराबोलिक मिरर। ठीक है, तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोलीय
नहीं हो। परवलयिक दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं हो। ठीक है ना, क्या कहलाता है? परवलयिक दर्पण कहलाता है। जैसे यहाँ देख सकते हो, ऐसे कोई दर्पण अगर आपको कहीं दिखेगा तो हम क्या कहेंगे कि ये परवलयिक दर्पण है, यानी पैराबोलिक मिरर होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप सभी को आज का क्लास समझ में आया हो। तो मिलते हैं अगले क्लास में आगे की टॉपिकों के साथ। तो आज के लिए डेट्स ऑल।